हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो हम बात करेंगे क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अभी तक उसमें जो बेसिक पार्ट था हम तो उसको कवर कर चुके थे। वहाँ पर जो प्रोटेस्ट थी वो क्यों हुई थी, और वहाँ पर जो टैक्स थे वो क्यों इंक्रीज़ हो रहे थे, वहाँ पर जो प्राइस था वो ब्रेड का वो क्यों इंक्रीज़ हो रहा था। सो द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, आउटब्रेक का मतलब क्या है कि जो कंडीशन थी वो उनके आपे से बाहर हो चुकी थी। जो कंडीशन जो थी उनके पास वो अब उनसे झेल नहीं रही थी, मीन्स उनके वो हद से बाहर जा चुकी थी। क्योंकि इस टैक्स फॉर रीजन आई लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। आप सबको पता है कि लुईस 16 टैक्स क्यों बढ़ा था, क्योंकि उसके पास बहुत कर्जा हो गया था। उसके जो फाइनेंशियल उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। उसका जो क्या कहते हैं पैलेस ऑफ वर्सेलिस था वो बहुत रॉयल था जिसमें वो रहता था। उसकी भी मतलब उसका भी खर्चा बहुत जाता था, और उसके जो वॉर हुए थे उसमें भी वो पूरा उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, टैक्स इंक्रीज़ कर रहा था। In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to will alone. मीन्स क्या था कि जो ओल्ड रिजाइम फ्रांस में क्या था कि अगर उसको टैक्स बढ़ाने हैं तो वो खुद वो टैक्स नहीं बढ़ा सकता अकेले। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ ए स्टेट जनरल विच वुड बी पास हिज प्रोस्पेरस फॉर न्यू टैक्सेस। उसे क्या करना था, एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी एस्टेट जनरल्स की, जिसमें कौन होते थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास के पीपल, थर्ड एस्टेट के पीपल्स होते थे। मीन्स फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे, क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में कौन आते थे, फीसेंट्स, आर्टिशियन, मर्चेंट्स। तो ये सारे उसको बुलाने पड़ते थे, ठीक है। द एस्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। और उन 3 स्टेट्स में से कौन आते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। द लास्ट टाइम वाज डन इन 1614। मीन्स ये मीटिंग लास्ट टाइम कितनी हुई थी, 1614 में, और वो अभी तक नहीं हुई थी, तो इसलिए उनको बुलाया जा रहा था और उन पर टैक्स बढ़ाए जा रहे थे। पहले से उन पर टैक्स थे बट उन पर और बढ़ाए जा रहे थे अभी, ठीक है। ऑन मई 1789, ठीक है। अब मई 1789 को क्या हुआ, द लुईस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली फॉर द स्टेट जनरल एंड पास प्रोस्पेरस फॉर न्यू टैक्सेस। और उन्होंने क्या किया, स्टेट जनरल की असेंबली को बुलाया उसने, और क्या किया, टैक्स को पास करने का प्रपोजल रखा। द रिप्रेजेंट हॉल इन वर्सेलिस वॉज प्रिपेयर टू द होस्ट ऑफ डेलीगेट्स। और उसमें क्या किया गया था, जो हॉल था वर्सेलिस का उसको प्रिपेयर किया गया कि वहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं वो बैठ पाएँ। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में से कितने लोग आए, 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, ठीक है। और वो वहाँ पर क्या हुआ, बैठने आए थे, ठीक है। वेयर द सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। और वो कैसे बैठे, रो में एक दूसरे की सामने की फेस करते हुए। जैसे हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं ना कि एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन से बैठे, जो फर्स्ट स्टेट के थे, यहाँ पर कौन से बैठे, सेकंड स्टेट थे, एक दूसरे की साइड एकदम फेस करके। उसके बाद में वाइल 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैज टू अटेंड ऑन द बैक्स। और जो 600 मेंबर कहाँ के आए थे, जो थर्ड स्टेट के आए थे, उनको क्या था, पीछे की तरफ खड़ा होना पड़ा। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेटिव बाय इट्स मोर प्रोस्पेरस टू एजुकेटेड मेंबर्स, ठीक है। अब थर्ड स्टेट में कौन थे, प्रोस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स भी थे, ठीक है। Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. Peasants, artisan और जो वुमेन थी उनकी एंट्री नहीं थी उस असेंबली के अंदर। However, these grievances and demands were listed in some 40,000 letters which were represented about for them। और उनकी जो दिक्कतें थी वो कितने लेटर्स में थी, 40,000 लेटर्स के अंदर, जो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजे थे, ठीक है। Voting in states general in the past has been conducted according to the principle of each state had one vote। अब वहाँ पर वोटिंग कैसे आधार पर होती थी कि जो स्टेट जनरल है उसकी जो पूरी असेंबली मतलब 300 लोगों की आई है, उसमें कितना था, उसका एक वोट। अब जो जो क्लर्जी और जो नोबिलिटी थे उन दोनों को तो टैक्स भरना नहीं पड़ता, तो वो दोनों कैसे रहते थे, साथ रहते थे। अब बचे कौन, थर्ड, क्लर्जी का एक वोट और नोबिलिटी का एक वोट, तो कितने हो गए, 2 वोट हो गए आपके। और जो थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट, तो हर बार कौन जीतता था, क्लर्जी और नोबिलिटी वाले लोग। मीन्स क्लर्जी और नोबिलिटी वाले के 2 वोट हो जाते थे, और उसका क्लर्जी और नोबिलिटी वालों के 2 वोट हो जाते थे, और जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे उनके कितना रहता है, 1 वोट रह जाता है, जिसकी वजह से वो जीत जाते। डिटरमाइंड टू कंटिन्यू सेम प्रैक्टिस बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल।
when each member could be have the one vote। अब लुईस 16 की प्रैक्टिस में ही सेम थी, बट जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने क्या कहा कि ईच मेंबर, जो असेंबली के अंदर 300 के 300 मेंबर हैं, उनके 300 वोट होंगे, मीन्स ईच मेंबर जो होगा उसका एक ही वोट होगा पूरी असेंबली। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर लाइक रूसो ऑन हिज बुक। और उनके जो फिलोसफर्स आए थे उससे भी बहुत ज़्यादा वो प्रेरित हुए थे, ठीक है, उनकी बुक्स पढ़कर। व्हेन द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, अब जब किंग ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट किया तो मेंबर्स ऑन द थर्ड स्टेट्स वॉल्क आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट। और जो मेंबर्स जो थे वो थर्ड स्टेट के, वो कहाँ करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगा असेंबली के अंदर, ठीक है। अब जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज द स्पोक्समैन ऑफ द होल फ्रेंच नेशन। अब जो रिप्रेजेंटेटिव था उसका वो होल नेशन को रिप्रेजेंट करता था, थर्ड स्टेट वाले लोग। ऑन 20 जून दे असेंबलीड इन द हॉल एंड इंडोर टेनिस कोर्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ वर्सलीज। और वो 20 जून को वर्सलीज का जो इंडोर टेनिस कोर्ट था उसके अंदर वो चले गए, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने अपनी असेंबली बिठाई। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली, और उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली। And so not to disperse will the draft a constitution for France and the limits of power of the monarch। और उन्होंने फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ड्राफ्ट किया, और उन्होंने क्या था, जो पावर थी, जो मोनार्क की जो पावर थी उस पर लिमिट लगाने के लिए, ठीक है, वो अपना ड्राफ्ट करना उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया। दे एंड अबे सेज मीराबाई वाज बोर्न इन नोबल फैमिली एंड कंसीव्ड टू नीड टू डू इन द सोसाइटी एंड फ्यूटल प्रिविलेजेस। अब जो मीराबाई जो थे वो कौन थे, जो नोबल्स थे, मीन्स जो किस में आते थे, सेकंड स्टेट में नोबल्स। अब वो तो नोबल्स थे, बट उनको लगता था कि ये जो सोसाइटी में जो हो रहा है थर्ड स्टेट वालों के लोगों के साथ वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, He bowed out a general and delivered powerful speeches on the crowd assembled at Versailles। और उन्होंने एक पावरफुल स्पीच दी जो वर्सलीज का जो ग्राउंड था, वहाँ पर जो क्राउड इकट्ठा हुआ था उसको। असेंबली वॉज बिजी एट वर्सलीज ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो नेशनल असेंबली थी वो किस में बिजी थी, जो ड्राफ्ट कर रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड द रेस्ट ऑफ फ्रांस एंड टर्मिनेट द सेवर विंटर। अब जहाँ पे वो सीवर विंटर मीन्स वहाँ पर वो ठंड का मौसम था, हैज़ मीन अ बैड हार्वेस्ट, ठीक है। अब वहाँ पर ठंड का मौसम था, ये लोग इस पर बिजी थे, तो बुरी हार्वेस्टिंग मतलब बुरी खेती का असर था। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। अब क्या था कि जो प्राइस था वो ब्रेड का बढ़ने लग जाएगा। ऑफ्टन बेकर्स एक्सप्लॉइट द सिचुएशन ऑफ होर्डर सप्लाईज। और उन्होंने क्या किया, बेकर्स ने, कि अभी तो उन्होंने अपनी दुकान बंद नहीं कर ली, और क्या किया कि जब प्राइस जो है ब्रेड का वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा जब ब्रेड का प्राइस, तो वो क्या करेंगे, अपनी ब्रेड्स को सारी को बेसिड हार्ट्स इन लॉन्ग क्वेयर्स द बेकर क्राउड एंड एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इन द शॉप। अब जो दुकान जो थी उसके बाद काफ़ी देर से वुमेन जो थी वो उनका इंतज़ार कर रही थी बेकरी खोले, तो वुमेन का जो क्राउड था वो दुकान अंदर घुसे और उन्होंने क्या कर दी, तोड़ा फोड़ी कर दी, ठीक है। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन द पेरिस। और किंग ने क्या ऑर्डर दी थी कि जो ट्रूप्स जो हैं वो पेरिस की तरफ जो हैं वो मूव करने लग जाएँ, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑन 14 जुलाई, अब क्या था, 14 जुलाई द एजुकेटेड क्राउड स्टॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टिल। और जो एजुकेटेड क्राउड जो था वो थर्ड स्टेट वाले को, उसने बेस्टिल को डिस्ट्रॉय करने पहुंच गए। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ मैनर एंड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वॉच टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। वो जो थे वो कंट्री साइड की तरफ फैल गए, विलेज से विलेज उन्होंने फैलना शुरू कर दिया, ठीक है। काउट अ फ्रेंजी ऑफ फियर प्रेजेंट्स एंड सेवरल डिस्ट्रिक्ट साइड्स हॉल्स एंड पिटफॉल्स टू अटैक चेटे ऑक्स। अब उन्होंने क्या किया, उनको जो भी भाला मिला, हथौड़ा मिला, कुल्हाड़ी मिली, उससे वो क्या करने, अटैक करने पहुंच गए, ठीक है। दे लुक्ड हॉर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट रिकॉर्ड ऑफ मोनेरियल ड्यूज। और उन्होंने जो खाने पीने का जो सामान था उसको भी लूट लिया एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द मोनेरियल ड्यूज। अब जो मोनेरियल ड्यूज को क्या होता है, जो किसानों के ऊपर जो क्या थे, जो कर्जा था उसको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके कागजात भी जला दिए। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स मेड टू माइग्रेटिंग इन नेबरिंग कंट्रीज। और जो नोबल्स थे वो कहाँ चले गए, या तो नेबरिंग कंट्रीज में माइग्रेट कर गए या फिर वहाँ से छोड़ कर उसको चले गए, ठीक है। पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट लुईस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नेशनल असेंबली एक्सप्रेस द प्रिंसिपल ऑफ हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ टू बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और लुईस 16 को क्या करना पड़ा, जो नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट वाले लोगों की जो बैठी थी उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन को था उन्हें मानना पड़ा, और उसकी जो पावर्स को था उन्हें भी मानना पड़ा, और उसको चेक करने का आदेश दिया। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, अब 4 अगस्त 1789 की नाइट को द असेंबली पास्ड अ
डिक्री एबॉलिशिंग एंड फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्स। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था कि मतलब जो उनकी जो ज़मीनें होती थी और जो ऑब्लिगेशंस और जो टैक्सेस थे उसको सबको हटा दिया गया, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप द प्रिविलेजेस, और जो क्लर्जी के जो मेंबर्स थे जिनके पास सारा टैक्स जाता था उनसे भी वो सारी चीज़ें और जो था एसेट जो था उनके पास जो भी था उससे लेने का आदेश दिया। Tithes were abolished, the lands on the church was कॉन्फिस्केटेड। अब जो तिथ्स जो थे वो चर्च, जो तिथ्स क्या था मैंने आपको बताया था कि जो चर्च को वो जो टैक्स देते थे उसका नाम क्या था, तिथ्स। अब उस जो टैक्स देते थे उसको भी क्या कर दिया, हटा दिया गया। जो द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ ऑफ लीज 2 बिलियन लेवरेज। और जब फर्स्ट स्टेट वाले जो लोग थे क्लर्जी और जो सेकंड स्टेट वाले थे नोबल्स, उनके पास जो था वो सारा का सारा जो टैक्स था वो जाता था। अब जब उनसे टैक्स हटा दिया गया तो वो किसके पास आ गया, गवर्नमेंट के पास। चर्च को भी टैक्स आता है वो भी गवर्नमेंट के पास आ गया, ज़मीन आ गई तो गवर्नमेंट के पास कितना एसेट इकट्ठा हो गया, मतलब कितना पैसा इकट्ठा होगा, 2 बिलियन लिवरेज, ठीक है। लिवरेज जो थी वहाँ की करेंसी थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क कैसे बना, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। जो नेशनल असेंबली जो थी उसने क्या करना, ड्राफ्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू कर दिया था। मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ मोनार्क, और उसका जो मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि जो मोनार्क जो था मीन्स राजा का बेटा राजा, उसकी जो पावर थी, मतलब उसकी जो पावर थी उस पर लिमिट लगाना। दीज पावर्स इंस्टीड एंड बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द हैंड्स ऑफ 1 पर्सन। और ये क्या पावर सिर्फ होते हुए 1 पर्सन की होती थी। वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, और ये किस में गई, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में गई, जिसके 3 जो थे, एक था लेजिस्लेटिव, एक था एग्जीक्यूटिव और एक था जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और वहाँ पर क्या आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। ये जो डायग्राम है वो इनसे समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, इससे समझेंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को, ठीक है। तो पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर कैसे 2 तरीके के सिटीजन थे, एक थे पैसिव सिटीजन, एक थे एक्टिव सिटीजन। जो पैसिव सिटीजन थे उनके पास जो है वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। उसमें कितने थे, 3 मिलियन जो थे वो मैन थे, मीन्स जो टैक्स पे नहीं कर पाते तो उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होते, तो वो किसमें आ जाते, पैसिव सिटीजन्स में, ठीक है। और वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 15, और वुमेन और चिल्ड्रन जो 25 साल से कम होते थे, वुमेन के पास तो राइट ऑफ वोट ही नहीं था, बट जो मैन जो थे वो जो 25 साल से कम होते थे उनको भी नहीं था। एक्टिव सिटीजन कौन होते थे, एंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 20 मिलियन। मीन्स उनको क्या था कि जो टैक्स जो दे रहा है टाइम टू टाइम उसको जो थे वो एक्टिव सिटीजन में आ जाता था। अब एक्टिव सिटीजन जो थे वो क्या करते थे, वो अपने लिए इलेक्टर्स चुनते थे। इलेक्टर्स जो था वो नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को चुनता था। और 745 मेंबर्स में से कुछ जो थे मिनिस्टर्स जाते थे और उसी में से क्या आ जाता था, किंग्स आ जाता था। सिटीजन थे वो कौन थे, जिनके पास राइट था वोट देने का, और जो क्या थे, जो टैक्स अपना पे करते थे। मीन्स 3 दिन का 3 days ऑफ लेवरेज बेस, ठीक है। अब जो पैसिव सिटीजन थे वो कौन थे, जिनको जो उसमें नहीं आते थे। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक्स लॉज इन द नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या था, पहले हम जब नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे, नेशनल असेंबली किसको इलेक्ट करती थी, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव था, मीन्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। दिस द सिटीजन्स वोट टू ग्रुप ऑफ इलेक्टर एंड टर्न चूज द असेंबली। हम क्या करते थे, इलेक्टर्स के ग्रुप को इलेक्ट करते थे, वो किसको चूज करते थे, असेंबली को। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। अब सारे के सारे जो सिटीजन थे उनके पास वोट तो नहीं था। जो मैम जो अबव थे 25 ईयर से उनके पास ओल्ड वोट का अधिकार था। हु पेड टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेवरेज, और जो 3 दिन में लेवरेज वेज का जो टैक्स था वो भी करता था, उसके पास था, वो एक्टिव सिटीजन में आता था, उसके पास राइट टू वोट था। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन्स वर क्लास्ड एंड पासिव सिटीजन्स, ठीक है। और जो रिमेनिंग मैन और वुमेन थे वो किसमें आते, पासिव सिटीजन, जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली द मैन हैड टू बिलोंग इन द हाईएस्ट ब्रैकेट्स एंड टैक्स पेयर्स। अगर वो है जो क्वालिफाई करना चाहते हैं अपने इलेक्टर को, असेंबली को मेंबर रहना चाहते हैं, उसको क्या था, हाई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। मतलब वो अगर टाइम टू टाइम टैक्स पे करता रहेगा तो वो किसमें आ जाएगा, एक्टिव सिटीजन। बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ मैन के राइट्स का और सिटीजन्स का। राइट मच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब मतलब अपने जीने का अधिकार, फ्रीडम था, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचारों को देने का अधिकार, इक्वलिटी होगी सब में, कानून की नज़र में सब इक्वल होंगे। वर एस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इंटीग्रल राइट्स। मीन्स ये नेचुरल राइट्स है, नेचुरल राइट्स हैं, इसके लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा। आप पैदा होगे उससे लेकर आपको ये राइट्स मिलते हैं। इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ। और ये किससे मिलते हैं, जब आप पैदा होते हो तभी से आपको ये सारे के सारे राइट मिल जाएंगे। इट वॉज द ड्यूटी इन द स्टेट ऑफ प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट्स। और ये क्या थी, वहाँ की गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सारे सिटीजन्स को ये इक्वल राइट्स दे, ठीक है। तो
आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।